दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 416 नंबर का लेक्चर। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 12,480 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत हम करने चल रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस चैप्टर को हम इन्वायरमेंट जब आगे विषय पढ़ेंगे पर्यावरण, तो उसमें भी दोस्तों बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बट इंडियन ज्योग्राफी में जो एनर्जी का चैप्टर होता है उसके अंतर्गत भी दोस्तों इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आज ऊर्जा संसाधन के बारे में, और खास करके जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कि सर ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं। ये सारे सवाल दोस्तों आज आपको मैं कवर कराऊंगा अपनी क्लास में। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको यहां पर देखिए बहुत सारे ऐसे संस्थान बनाए गए, डिपार्टमेंट बनाए गए, मंत्रालय बनाए गए, उनसे संबंधित भी बहुत सारे सवाल आज मैं आप सभी को कराऊंगा। तो आइए साथ में बने रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने और समझने को मिलेगा। एक चीज और बता दूं, स्टडी 91 सिर्फ उतने कोर्सेज पर काम करता है जहां पर वो अपना बेस्ट कर सकता है, अपना बेहतरीन। ठीक है, केवल उतना ही कोर्स पर हम काम करते हैं। अगर आपको नितिन सर पर भरोसा है तो आप हमारा एक बैच ज्वाइन करके देख सकते हैं, डेमो लेकर देख सकते हैं। बैच ना ज्वाइन कीजिए, पहले डेमो लीजिए। स्टडी 91 ऑफिशियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां आकर आपको एक डेमो बैच मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कितनी अच्छी क्वालिटी की क्लास यहां पर दी गई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, तो खुद ही आपको जो है ज्ञान हो जाएगा कि क्लास जो है किस तरीके से यहां दी जा रही है। तो पहला सवाल देखिए दे रहा है कि वे संसाधन, परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं, कह रहा वे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, उस संसाधन को क्या कहा जाता है, जिससे एनर्जी मिलती है, उन सभी को ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ये भी कोई पूछने वाली बात है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ऊर्जा संसाधन। तो कह रहा कोई भी ऐसा माध्यम जिससे एनर्जी मिलती है। आप ध्यान दीजिए, इसको अपने शब्दों में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अपने शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी माध्यम जिससे ऊर्जा की प्राप्ति हो, वो सभी के सभी माध्यम क्या कहलाते हैं, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ऊर्जा संसाधन, चाहे वो कोई भी माध्यम हो। और एनर्जी की कितनी जरूरत है ये आप बखूबी जानते हैं। अरे आप ऐसे देख लो ना, आप जिस मोबाइल फोन में, जिस लैपटॉप में, जिस पीसी कंप्यूटर में दोस्तों आप ये वीडियोस देख रहे हैं, उसे भी एनर्जी की जरूरत होती है। क्या बिना एनर्जी को चल सकता है? क्या बिना एनर्जी के लाइट, कैमरा, फैन, एसी, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल ये कुछ काम करेगा? कुछ भी नहीं। आपको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलेगा बिना एनर्जी का। क्यों? क्योंकि दोस्तों अंदर से जो एनर्जी जो मोटर चलता है दोस्तों, मोटर जो पानी लेकर आता है वो भी तो एक एनर्जी से चल रहा है। मैं कह रहा हूं आप इलेक्ट्रिसिटी दुनिया से हटा दो तो आपको क्या लगता है, एनर्जी के और वे नहीं होते, बहुत सारी प्रकार होते हैं। तो हम बहुत अलग अलग टाइप के एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। आइए सवाल पर आइए, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल दे रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है पृथ्वी पर। और ऐसा माना जाता है दोस्तों एक ऐसा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होगा। अगर ये स्रोत समाप्त हुआ तो जीवन समाप्त हो जाएगा। आप समझिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट स्रोत है कि अगर यह स्रोत समाप्त हुआ तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों सौर ऊर्जा की। किसकी बात कर रहा हूं? सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली। ठीक है, सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी या ऊर्जा, जो ऊर्जा दोस्तों सूर्य से प्राप्त होती उसे। ठीक है, अब इसे कहीं कहीं पे सौर ऊर्जा कहा जाता है, अलग अलग जगह पे दोस्तों अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों इसे सूर्यातप भी नाम दिया जाता है, सूर्यातप। ठीक है, या आगामी ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। एक तरह से ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह क्या है दोस्तों, सूर्य है। और सूर्य क्यों दोस्तों? क्योंकि सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है। क्या हो रही दोस्तों? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है। इसी नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन जो है दोस्तों उसके अंदर वो हीलियम में परिवर्तित हो रहे हैं। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदल रहे हैं, और इस तरह से दोस्तों वो ढेर सारे ऊर्जा जो है पैदा कर रही है। और उसी से दोस्तों ये सब कुछ चल रहा है, ये सृष्टि, ये जगत उसी से चल रहा है। हम अपने पृथ्वी की बात करें, दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम अपनी दुनिया की बात करते हैं। जो दुनिया हमारी इस पृथ्वी पे चल रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे तो सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स है वो सूर्य है, और सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं।
तभी तो छत पर आप सोलर प्लेटें लगाकर दोस्तों आप ऊर्जा क्या करते हैं, कन्वर्ट करके उसे बिजली का रूप दे देते हैं। हाँ, नहीं तो ये चीजें कैसे संभव होती। चलिए और आगे बढ़ते हैं। करा ऊर्जा प्राप्ति के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग मनुष्य पारंपरिक तौर पर प्रारंभ से ही करता चला आ रहा हो, वो सब क्या कहलाते हैं। तो जो पारंपरिक तौर पे यूज व्यक्ति कर रहा है उसी को तो भाई हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, सर ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता क्या है। देखिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जैसे मैं कहूं, आप आज के चले जाइए 50 साल पहले लोग खाना कैसे बनाते थे। तब सिलेंडर तो था नहीं, था क्या घर में सिलेंडर? नहीं सर, चूल्हा चौका होता था। चूल्हे पे खाना कैसे बनता था सर? कोयला से बनता था, वो भी एनर्जी का सोर्स है। सर लकड़ी से बनता था, वो भी एनर्जी का सोर्स है। सर गोबर का गोईठा होता था, ठीक है, उससे उपला जिसे बोलते थे, ठीक, गोहरी जिसे बोलते थे, अलग अलग जगह पे उसे अलग अलग नाम दिया जाता है, उस पे बनता था, वो भी एनर्जी का स्रोत है। तो यही तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अच्छा सर, इसी को पारंपरिक कहते। हाँ भाई, जो परंपरा से चला आ रहा हो वही पारंपरिक है। आप इसको ऐसे ही याद कीजिए, नहीं तो अपने आप में बहुत कंफ्यूजन भरा है कि क्या हम पारंपरिक में रखें, क्या हम गैर पारंपरिक में रखें। ये आपको थोड़ा सा केवल एक बार ध्यान देना है, आपको ऑटोमेटिक हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है परीक्षा के टाइम आप बहुत कंफ्यूजन में आते हैं, आज के बाद नहीं कंफ्यूजन में आएंगे अगर आप मेरी बातें समझ जाएंगे ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी देखिए दे दिया मैंने, कहा पारंपरिक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, ठीक है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या कोयला पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आप बताइए, आप कहेंगे बिल्कुल है सर। अच्छा, कोई अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे बात करते हैं। क्या मैं पेट्रोलियम लिख सकता हूं? पेट्रोलियम, इसका भी उपयोग तो आप बहुत दिनों से करके आ रहे हैं। सर पेट्रोलियम ना लिख करके आप इसे खनिज तेल लिख दीजिए। आप तो बड़े समझदार हो गए भाई। सर खनिज तेल में तो वो भी तात्पर्य हो जाएगा ना। पहलवा केरोसिन ऑयल से दोस्तों क्या चलाया जाता था? स्टोव चलता था, याद है? उसमें गैस से भरते थे, स्टोव, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर मिट्टी का तेल भी आ जाएगा। खनिज तेल बोल दिया तो खनिज तेल में तो हर प्रकार का तेल आ गया ना, मिट्टी का तेल आ गया, डीजल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, सब आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं खाली पेट्रोलियम ना कहिए, ठीक है, उससे आप खनिज तेल कहिए तो मामला हमेशा के लिए दोस्तों सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपने कहा सर अभी पीछे तो आपने लकड़ी कहा, लकड़िया भी लिख दीजिए सर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पिछवा सर आपने गोबर का गोईठा कहा, क्या कहा? गोईठा, ठीक है, या गोहरी, ठीक है, क्या कहा? गोहरी, गोहरी या उपला या गोईठा। तो आप लीजिए इसको भी लिख लीजिए, यही आप चाह रहे थे, मैंने लिख दिया, बस खुश। तो कोयला हो गया, गोहरी हो गया, गोईठा हो गया, लकड़ी हो गया, खनिज तेल हो गया, खनिज तेल में कुछ भी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सब दोस्तों इसी के अंतर्गत आते हैं। और क्या, और कुछ अलग से लीजिए जो आपको परीक्षा में परेशान करेगा। आपको पता है यार, गांव में ना लकड़िया को जला करके उसको बाद पानी डाल देते थे और फिर वो कोयला बन जाता था। हाँ, अरे दो तरह का कोयला होता है। एक तो दोस्तों जो जमीन से निकलता है, खादान से कोयला, वो कोयला अलग होता है। एक जो मोटी मोटी लकड़ियां होती थी, जब काम जैसे उसको जला दिया गया, हमारा काम हो गया, उसको पानी डाल के जबरदस्ती बुझा दिया जाता था, ठीक है। पूरी लकड़ी जलने नहीं दी जाती थी, क्या करेंगे पूरा लकड़ी जला के? हाँ, तो जब उसको बुझा दिया जाता था तो उसको धूप में रख दिया जाता, तो सुखा दिया जाता, तो कोयला बन जाता था। तो चारकोल परीक्षा में कंफ्यूजन करने के लिए देगा, चारकोल शब्द बताइए पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, ये चारकोल, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है ये। और साथ ही साथ दोस्तों छठे नंबर पे एक शब्द और आप लिख लीजिए, प्राकृतिक गैस। क्या लिख लीजिए दोस्तों? प्राकृतिक गैस। ये सब दोस्तों ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इतनी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आपको आगे लेके चलता हूं और सवाल दिखाता हूं। आज पूरा चैप्टर पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। करा कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें नवाचारों के द्वारा, अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए, विकसित किया गया हो। नवाचार माने क्या होता है पता है? नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन। किसके द्वारा दोस्तों? इनोवेशन, ठीक है। नवाचार माने इनोवेशन। करा कुछ ऐसी टेक्निक बताइए जिसे इनोवेशन के द्वारा, जिसे नवाचार के द्वारा दोस्तों विकसित किया गया हो, मतलब वो पारंपरिक नहीं था, उसके बारे में हमें आपको जानकारी नहीं थी, कुछ टेक्नोलॉजी आई, कुछ इनोवेशन हुआ। तो दोस्तों ये बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण यह संभव हुआ, ठीक है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण
क्या हुआ दोस्तों, यह संभव हुआ, हम जिसकी बातें करने चल रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अगर दोस्तों यहां पर इनोवेशन ना होता तो कभी भी हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में जान ही ना पाते। अगर टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ती तो हम कभी इसके बारे में जान ही नहीं पाते। आप मुझे बताओ, सूर्य से आने वाली ऊर्जा आज मिल रही क्या? 10,000 साल पहले नहीं मिलती थी क्या? मिलती थी। तब कहे ना लोग सोलर पैनल लगा करके बैटरी में विद्युत पैदा कर लिए होते हैं। हाँ बताइए सर, टेक्नोलॉजी नहीं थी। बस मेरे भाई, यही आपको ध्यान देना, टेक्नोलॉजी। जहां जहां टेक्नोलॉजी की बात आएगी समझ जाना आपको कहां रख देना है, उन चीजों को आपको गैर पारंपरिक में रख देना है। क्या लकड़ी के लिए कोई टेक्नोलॉजी चाहिए? गोहरी के लिए कोई टेक्नोलॉजी चाहिए थी? ठीक है, नहीं। तो इन सब के लिए दोस्तों, और आप कहेंगे पेट्रोल, अरे भैया पेट्रोलियम तो निकाला जाता था ना, कुआं खोद के निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरह से उसके लिए टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी तो इनोवेशन के थ्रू हुआ हो, कैसे मतलब मस्तिष्क से क्या किया हो, वहां जनरेट किया गया हो अलग अलग वे में, उसे आपको ढूंढना है। तो आपसे अगला सवाल दे रहा दोस्तों, जो आपको हमेशा परीक्षा में कंफ्यूज करता था, आज के बाद नहीं करेगा, कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत दोस्तों कौन कौन से हैं, ठीक है, कैसे कैसे मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यही है दोस्तों, जो हम सौर ऊर्जा जो है प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा कि सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है उसको हम दोस्तों कन्वर्ट कर दे रहे हैं अपने हिसाब से। हाँ, ये गजब की ऊर्जा है। दूसरा लिखिए दोस्तों पवन ऊर्जा। क्या लिखिए, पवन ऊर्जा। आपने जगह जगह पे दोस्तों पवन चक्की तो देखा होगा ना, हवा तो आज से बह नहीं रही है। क्या 10-20 हजार साल पहले, 50,000 साल पहले हवा नहीं चलती थी? चलती थी। क्या तब जो है तेज हवाएं, आंधी तूफान नहीं आता था? आता था, लेकिन पवन चक्की नहीं था ना। आज हम पवन चक्की बनाकर दोस्तों क्या कर रहे हैं, हम वहां से भी दोस्तों वो पत्ती घूम रही है, नीचे टरबाइन लगा दिए और दोस्तों पैदा हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों याद रखेंगे, जो जल ऊर्जा है, क्या है दोस्तों, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसी को हम जल ऊर्जा के नाम से जानते हैं, जल ऊर्जा, ठीक है। जगह जगह दोस्तों बांध बनाकर जो पानी रोक करके उसके बाद ऊपर से बांधों से जो पानी गिरता है उसकी वजह से जो टरबाइन चलता है उससे हम दोस्तों एनर्जी पैदा कर ले रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं दोस्तों आपसे ज्वारी ऊर्जा की बात कर लूं, देखिए ये सब बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से संभव होता है, ठीक है। या मैं आपसे ज्वारी ऊर्जा की बात कर लूं, या मैं आपसे दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा की बात कर लूं ना, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा की बात कर लूं, इसकी बात कर लूं, या मैं आपसे भूतापीय ऊर्जा की बात कर लूं, ठीक है, भूतापीय, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा की बात कर लूं, ठीक है। बड़े बड़े प्लांट लगा दिया, ठीक है, और वहां से दोस्तों पैदा कर रहे हैं एनर्जी, ठीक है। तो ये सब दोस्तों ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही ना? ये दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे, एक ही बोर्ड पे मैंने रख दिया है, ठीक है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के मुख्य स्रोत क्या माने जाते हैं और गैर पारंपरिक में हम किसे किसे रखते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए और आगे लेके चलता हूं। अगला सवाल दे रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो विभाग था, विभाग मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। डिपार्टमेंट, क्यों डिपार्टमेंट बना गया दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इनोवेशन हो रहा था। क्या हो रहा था देश में इनोवेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? इनोवेशन हो रहा था। तो युवा के एक डिपार्टमेंट बना देते हैं, ठीक है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नाम का एक डिपार्टमेंट स्थापित कर दिया गया भारत में। और ये कब बनाया गया दोस्तों, यही आपको बताना है, ठीक है। तो ये बना दोस्तों सितंबर में 1983 में। कब बना दोस्तों? सितंबर 1983 में दोस्तों ये ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, 83 नहीं 82 में, ठीक है, 82 में दोस्तों। एक फार्मूला यहां याद रखिएगा जो दिमाग मेरे क्लिक कर रहा है, 82 में, ठीक है, सितंबर 82 में। 82 कैसे याद रखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल, ठीक है। तो 82 में दोस्तों थोड़ा सा आपको देखिए कनेक्ट करना पड़ेगा पीछे ले जाके, ठीक है। विभाग से पहले देखिए, विभाग तुरंत नहीं बन गया होगा, विभाग के पहले कुछ खोज हुआ होगा, कुछ शोध हुआ होगा, उसके बाद विभाग आया होगा। तो अभी एक सवाल और मैं आपको देता हूं, जरा वो समझिएगा। वो यहां 82 है, वहां 92 की बात करेंगे। पहले 10 साल पे डिफरेंस याद रखिए, अभी आपको याद हो जाएगा। चीजों को कनेक्ट करिएगा जो मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले तो डिपार्टमेंट याद रखिएगा। ये डिपार्टमेंट दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का है, यानी जो टेक्नोलॉजी से, जो इनोवेशन से ढूंढी जा रही है एनर्जी, हम उसकी बात करें। 1982 में दोस्तों स्टैब्लिश हो चुका था। 92 में दोस्तों याद रखिएगा क्या स्टैब्लिश हुआ था, कह रहा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय। सिंपल सी बात है यार, पहले डिपार्टमेंट बनेगा, बाद में मिनिस्ट्री बनेगी। तो पहले याद रखेंगे दोस्तों, पहले डिपार्टमेंट बना है। क्या बना दोस्तों? पहले
पहले डिपार्टमेंट बना है, डिपार्टमेंट बना है 1982 में। फिर दोस्तों क्या बनी है, फिर दोस्तों मिनिस्ट्री बनी है। क्या बनी है, मिनिस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री कब बनी दोस्तों, ये बनी है 1992 में, ठीक है। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री का गठन कब किया गया दोस्तों, अगर आपसे ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय की बात करें तो एग्जैक्ट 10 साल बाद दोस्तों 92 में ये बना है, ठीक है। और याद रखिएगा बाद में इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। अच्छा अगला सवाल भी दे रहा है नाम बदलने वाला, तो आइए वहां बता देता हूं, ठीक है। सवाल दे रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा जो मंत्रालय था, ठीक है, ये जो ऊर्जा मंत्रालय था जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ था, ये अभी हम देख तो रहे हैं कि मिनिस्ट्री बनी थी 1992 में। कर जो मंत्रालय था इसका नाम चेंज करके दोस्तों क्या रख दिया गया, कर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय रख दिया गया। बता भी दिया आपको कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय था इसका नाम बदल दिया गया। एक गैर शब्द लगा था, लोगों को बड़ा खराब लग रहा था, ठीक है। तो इसका नाम कर दिया गया नवीकरणीय ऊर्जा। क्या कर दिया गया, तो ध्यान आपको देना है कि जो गैर परंपरागत था वही नवीकरणीय है। हर तभी तो डिपार्टमेंट का नाम बदल रहा है। और कब चेंज हुआ डिपार्टमेंट का नाम, 2006 में, जब यूपीए की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तो उसने दोस्तों क्या कर दिया, 2006 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, तो गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय का नाम बदल करके नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कर दिया गया। यह आप याद रखेंगे 2006 की घटना है, ठीक है। मंत्र याद करने की बहुत जरूरत नहीं है। इस तरह से दोस्तों ये तीनों बातें आप याद रखेंगे। अभी कुछ और भी मैं आपको सिखाता हूं। कर ऐसे, अब देखिए नवीकरणीय की बात आई है तो थोड़ा सा यहां पे आप समय दीजिए। कर ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पुनः अथवा सतत रूप से किया जाता है। कर ऐसी ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग पुनः यानी बार बार आप कर सकते हैं, सतत यानी जब चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को दोस्तों क्या कहा जाता है भैया, इसी को तो कहा जाता है नवीकरणीय। क्या कहा जाता है, नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल जिसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पवन चक्की लगा दिया, ऊर्जा बन रही है, हटा दिया, बंद हो गई, फिर लगा दिया, फिर बनने लगी, फिर हटा दिया, फिर बंद हो गई। छत पे सोलर प्लेट लगाया, ऊर्जा बनने लगी, हटा दिया, बंद हो गई। जब चाहे तब आप ले सकते हैं। आज यहां लगा दिया, कल दूसरी जगह लगा दिया, परसों तीसरी जगह लगा दिया। आज यहां पवन चक्की खड़ी है, कल वहां पवन चक्की खड़ा कर दिया। क्या आपको नहीं मिलेगा, यानी बार बार। ये एक ऐसा एनर्जी दोस्तों जो जब तक ये धरती पर जीवन है तब तक ये एनर्जी है, या मैं यूं कहूं कि जब तक एनर्जी है तभी तक जीवन है। भाई जब तक सूरज है तब तक आप एनर्जी ले सकते हैं। अब सूरज चला जाएगा तो फिर धरती बचेगी क्या, हाँ धरती बचेगी क्या, धरती भी नहीं बचेगी। सर कैसे नहीं बचेगी, अरे मेरे भाई अगर सूरज ना होता ना तो पृथ्वी एक दिन में ग्लेशियर बन जाए, ग्लेशियर, समझ रहे हैं। सूर्य तप की वजह से दोस्तों ये संतुलन बना हुआ पर्यावरण का, अगर वो न रहे तो तुरंत दोस्तों आइस एज आ जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। और इतना भयानक आइस एज कि कोई संभल थोड़े पाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो याद रखेगा, ज्यादा नहीं, वो सब ज्योग्राफी की बातें, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, बहुत डिटेल मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। और बेसिक चीजें हैं, इसे आप ध्यान दीजिए। तो कुल मिला जुला उसी तरह से हवा चलना बंद कर दे तो अरे सर जीवन नहीं रुक जाएगा, बताओ। कर हवा चलना बंद हो जाए, आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं। ज्वार उठना बंद हो जाए, ज्वार भाटा ही नहीं आएगा, हाँ बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी तब। तो याद रखेगा, इसीलिए इसे हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में जानते हैं, इसे आप याद रखें। अब फिर वही कंफ्यूजन करने के लिए दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि बताइए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख रूप दोस्तों कौन कौन से, ठीक है। प्रमुख एक बात बताइए, अभी आपने पीछे पढ़ा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 2006 से पहले हम किस नाम से जानते थे, हम इसे कहते थे गैर परंपरागत। क्या कहते थे, गैर परंपरागत, ठीक है। तो क्या आपको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में नहीं पता है, पता है ना सर। तो जो पता है वही नवीकरणीय है, बताओ जो आपको पता। अच्छा सर मतलब यही सौर ऊर्जा जो हम वहां पढ़े थे यही नवीकरणीय है, हाँ सर। अच्छा वहां क्या क्या पढ़े थे, सौर ऊर्जा पढ़े थे सर, पवन ऊर्जा सर वहां पढ़े थे, ज्वारीय ऊर्जा जल ऊर्जा वहां पढ़े थे, जलीय ऊर्जा, ठीक है, जलीय ऊर्जा या जल ऊर्जा वहां पढ़े थे, हाइड्रो एनर्जी पढ़े थे हम लोगों ने सर। वहां ज्वारीय ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, ये पढ़े थे हम लोगों ने। वहां नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था, यही सब सर वहां पढ़ा था। तो यही सब तो दोस्तों नवीकरणीय में भी आ जाता है। वहां सर भूतापी भी लिख लो, भूतापी भी लिख लो, क्या दिक्कत है, लो ठीक है, यही पढ़े थे ना। अरे सर आज तक ना ये कौनहू मास्टर कंफ्यूजन दूर नहीं किया, सारा मिनिस्ट्रिया का खेल था, हाँ मिनिस्ट्रिया का सब खेल था।
अब जो बच्चा दोस्तों गैर परंपरागत वाले को समझेगा कि यही गैर परंपरागत ही दोस्तों किस नाम से जाना गया, इसे ही नवीकरणीय के नाम से जाना गया, ये सारा टेंशन ही दोस्तों खत्म हो गया एक बार में। हाँ, तो बस ऐसे याद करिए, समझते चलेंगे। मैंने आपसे कहा ना, रटना कुछ नहीं पड़ेगा, बस अच्छे से समझिए। कर ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग दोबारा न किया जा सके, अरे बाप रे बाप, कर ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका यूज आप दोबारा नहीं कर सकते। यहां तो आप देखें कि पुनः कर सकते हैं, सतत जब चाहे तब कर लीजिए, लेकिन यहां कह रहा है कि ये नहीं कर सकते, जिसकी उपलब्धता दोस्तों क्या हो, सीमित हो, यानी वो उससे ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है। सूर्य तो बहुत में अवेलेबल है, हवा बहुत अवेलेबल है, ज्वार भाटा आता ही रहेगा, ठीक है। जल दोस्तों बांध बनाकर आप चाहे जितना पानी गिरा ले जाओ, हाँ, ये सब दोस्तों अनअवेलेबल चीजें। नाभ की एनर्जी अनअवेलेबल है, अनअवेलेबल नहीं मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, आप जितना चाहें उतना ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिमिटेड है, लिमिटेड। तो एक शब्द यहां पे आप याद रखेंगे, दुनिया में जो लिमिटेड है, जो क्या दोस्तों, दुनिया में जो लिमिटेड है उसे अनवीकरणीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में दोस्तों हम जानते हैं। बस इतनी सी बात याद रखिए, जो लिमिटेड है उसको पकड़िए, उसको अनवीकरणीय करते हैं, लिमिटेड वाले को। अभी मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा कि कैसे लिमिटेड होता है। चलिए दोस्तों, पीछे मैंने आपको परंपरागत में बताया था, वहां आपको बताया था दोस्तों परंपरागत वाले में, जरा आप ध्यान दीजिए, परंपरागत ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत, जहां दोस्तों दो तीन चीजें मैं आपको याद दिला दूं। आपने कहा था लकड़ी, आपने कहा था क्या कहा था, गोबरी, गोबरी या उपला ना, याद कर लीजिए। आपने कहा था कोयला, आपने कहा था चारकोल, आपने कहा था खनिज तेल। क्या कहा था? खनिज तेल। मैं कह रहा हूं ये सब तो लिमिटेड ही हैं, बताइए आप ध्यान दीजिए, क्या ये अनलिमिटेड है? क्या धरती में जो पेट्रोलियम वो फिक्स नहीं है? है तो सर फिक्स। अगर फिक्स नहीं होता तो दोस्तों फिर निकालते जाओ ना, फिर जो है भविष्य की चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ, तो जो चीजें फिक्स, कोयला फिक्स है, पेट्रोलियम फिक्स है, प्राकृतिक गैस फिक्स है, लकड़ी सब फिक्स है, चल फिक्स है, जितना आप देख रहे हैं सब फिक्स वाले में है। और दोस्तों आप याद रखें, ठीक है, और प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये सब भी तो लिमिटेड है। तो जो कुछ लिमिटेड है वही दोस्तों क्या है, वही अनवीकरणीय है, ठीक है। जो कुछ भी लिमिटेड है, आपको यहां क्या ध्यान देना है, जो कुछ भी लिमिटेड है दुनिया में, बस इतनी सी बात याद रखें, लिमिटेड शब्द, ठीक है। जो लिमिटेड है वो अनवीकरणीय है या फिर वो परंपरागत है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, केवल एक ही चीज को दो अलग अलग खंडों में बांट दिया गया है, बहुत परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे आइए, करा किस प्रकार की ऊर्जा को पुनरोपयोगी, पुनरोपयोगी मतलब पुनर्धन उपयोगी, पुनरोपयोगी ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा या फिर नव्य ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, नव्य ऊर्जा, ठीक है, या फिर पुनरोपयोगी। पुनरोपयोगी में दोस्तों किसे जाना जाता है? तो याद रखेगा, पुनरोपयोगी का मतलब क्या है, जिसका पुनः उपयोग कर सके, जिसका पुनः उपयोग कर सके, यही तो पुनरोपयोगी होगा। और यहां जो नव्य लिख रहा है, नव्य का मतलब जो इनोवेशन से ढूंढा गया है, जो इनोवेशन से ढूंढा गया है, उस ऊर्जा को दोस्तों क्या कहते हैं? तो दो नाम है। पहला नाम, या तो दोस्तों इसे आप गैर परंपरागत कह लो, क्या कह लो, या तो आप इसे गैर परंपरागत कह लो, और या तो दोस्तों इसे आप नवीकरणीय कह लो, एक ही बात है। या तो गैर परंपरागत कह लो या तो नवीकरणीय कर लो, एक ही बात है, क्योंकि बस मंत्रालय का खेल है। ये 92 में मंत्रालय बना और 2006 में इसका नाम बदल दिया गया, ये दोनों एक ही चीज हैं। बस ये ध्यान रखो, किताब में जो नौटंकी चल रही है ना, जो मास्टर साहब लोग आपको कंफ्यूज के पड़े हैं, उनको एक बार यहां देखने समझने की जरूरत है कि भैया देखो ये इस कारण ऐसा हुआ, बस इसे याद रखो। तभी तो इनोवेशन से कौन सा पैदा हुआ, यही वाला तो, वही जो सौर ऊर्जा आप पढ़े, कहीं नहीं 10,000 साल पहले हो गया था, कहीं ने पवन चक्की 4-6 साल पहले लग गई थी, बस यही सब है, इनोवेशन से सब शोध हुआ। तो यही आपका दोस्तों जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, करा सूर्य, वायु, समुद्री तरंग यानी लहर, ठीक है, भूताप, बायोमास तथा बायोगैस से विकसित ऊर्जा को क्या कहते हैं? अरे यही तो गैर परंपरागत है, यही तो क्या है दोस्तों, गैर परंपरागत, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय। मैं इसीलिए दोनों एक साथ लिखते चल रहा हूं, ठीक है।
हम पता चला बता दे बच्चों को गैर परंपरागत, कल को लाठी डंडा लेके आ जाएंगे, सर नवीकरणीय था, कैसे बोल दिया। हम कहते नवीकरणीय, कल को फिर लाठी उठा लेंगे कि नहीं सर गैर परंपरागत था। दोनों लिख ले भैया। क्यों दोस्तों, बस मंत्रालय का खेल है। 1992 में इसका मंत्रालय बना, 2006 में नमवा बदल दिया गया, एक ही चीज है, कुछ अलग से नहीं यहां पर जोड़ना घटाना है, ठीक है। तो बस इतना आप याद रखेगा, ध्यान देंगे दोस्तों। ये जो मैं क्लास आपको दे रहा हूं ना, इस क्लास को अगर आपने शुरू से पढ़ा, जैसे आज आप देख रहे हैं यहां हमारा 416 नंबर का लेक्चर है। मैं हर क्लास में ये लिख के आपको देता हूं ताकि आपको ये पता चले कि हम कौन से नंबर की क्लास पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है आज की क्लास आपको पसंद आ रही हो कि हाँ सर बहुत बढ़िया स्टाइल से आप पढ़ा रहे हैं। ऐसे अगर पढ़ा जाए तो ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है। मैं कह रहा हूं ज्योग्राफी को ही क्यों अच्छे से पढ़ा जा सकता है, बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा भैया, बाकी और भी तो सब्जेक्ट हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक की जब आप क्लास लेंगे तो आप प्राचीन इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा। 46 से 91 तक जब आप पढ़ेंगे तो मिडावल हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। 92 से 150 तक जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यों ज्योग्राफी पढ़ना, आप इतिहास भी मजबूत करो ना अपना। पूरी हिस्ट्री मैंने पढ़ा के समाप्त कर दिया। मेरे तरफ से कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है पूरे इतिहास में, संपूर्ण इतिहास में, जो आपको क्लास में डिस्कस न कराया गया हो, न पढ़ाया गया हो। ऐसे ही शिद्दत के साथ मैंने पढ़ाया है। इसी तरह से दोस्तों हमने आपको पॉलिटी की भी क्लास दिया। संविधान, पूरा संविधान 151 से लेकर 230 तक के लेक्चर में, कुल 80 लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया संविधान, केवल संविधान, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल दोस्तों 231 नंबर से लेकर 330 नंबर तक पूरा 100 लेक्चर में हमने विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट कराया। अब जो इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों ये अभी स्टार्ट चल रही, खत्म नहीं हुई है, ये अभी चल रहा है। इसको हम लोगों ने 331 नंबर से पढ़ना शुरू किया था, आज 416 तक आ गए। अभी दोस्तों आगे चल रहा है, ठीक, अभी ये कंटिन्यू है। और आज का लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो याद रखिएगा आज हमारा ज्योग्राफी का 86 नंबर का लेक्चर है, 86 नंबर का लेक्चर है, लेकिन ज्योग्राफी अभी समाप्त नहीं हुआ है। भैया डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, अरे कोई टारगेट नहीं करके मैं पढ़ाता हूं, मुझे तो बस ज्योग्राफी को एंड करना है। एक बार ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा फिर दोस्तों हम जो है चलेंगे। देखिए यहां लिखा है नाउ, ये अभी चल रहा है दोस्तों, ठीक है, अभी ये चल रही क्लास ज्योग्राफी की, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप आइए साथ में जुड़िए, इससे बढ़िया क्लास जीएस की तैयारी के लिए आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन आधा घंटा मुझे अगर समय देंगे तो मैं आपको और अच्छे से तैयार कर दूंगा। इससे आप ही का गुरुदेव फायदा होगा। कोई पैसा लेके तो क्लास चल नहीं रही है, फ्री में है क्लास। आइए और देखिए आगे लिख रहा है दोस्तों कि भारत में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग, ठीक है। अब पीछे का पहले एक बार हम याद कर लेते हैं, ठीक है। पीछे दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था सबसे पहले आपको गैर परंपरागत विभाग की स्थापना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अब कभी आप विभाग भूलेंगे। कब बना था विभाग सर, 1982 में। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखना। अगला हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, अगला हमने पढ़ा था इसका मिनिस्ट्री बना दिया गया, गैर परंपरागत मंत्रालय, मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय। ये कब बना था सर, ये भी बना था जो है 1992 में। कब बना था, 1992 में। चलो इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका नाम चेंज हो गया। क्या हो गया दोस्तों, इस गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय का नाम चेंज, ठीक है, नाम चेंज, नाम चेंज हो गया। तो दोस्तों क्या नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। क्या रखा गया, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय। और दोस्तों यह नाम कब चेंज होता है, सन 2006 में यह नाम दोस्तों चेंज हुआ है। इस वजह से 2006 भी आप यहां पे याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूं ये अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग, ये कब बना दोस्तों, तो सबसे पहले यही बना था, सबसे पहले ही बना था दोस्तों अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग। एक्चुअली में क्या था, पहले दोस्तों लोग परंपरागत ऊर्जा के बारे में जानते थे। क्या जानते थे, परंपरागत, वही खनिज तेल से ऊर्जा प्राप्त करें, लकड़ी से, कोयला से, चारकोल से, गुआरी गोईठा से, इसी से प्राप्त करें। लोगों को इसी बारे में जानकारी थी। फिर लोगों को पता चला कि नहीं, कुछ एडिशनल एनर्जी पैदा की जा सकती है। समझिएगा, कुछ एडिशनल एनर्जी पैदा की जा सकती है, तो लोगों को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के बारे में पता चलता है। एक आयोग यहां बना, ठीक है। अब बाद में दोस्तों नई नई ऊर्जाओं के बारे में लोगों को पता चला, इनोवेशन हुआ। अब फिर दोस्तों लोगों को सौर एनर्जी और पवन ऊर्जा के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्री तरंगों से ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों लोगों को इसके बारे में पता चलता है। तो दोस्तों ये जो मंत्रालय था, ये जो आयोग था, ये आयोग सबसे पहले बना था, ये 1981 में ही बन चुका था।
क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तभी तो मैं बता रहा हूं, ये इस इनोवेशन से पहले जो विभाग था, इसके पहले ही ये अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग दोस्तों पहले बन चुका था। इसको आप याद रखेंगे। और उस समय एक विभाग हुआ करता था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ये उसी के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्योंकि ये प्रौद्योगिकी जो है दोस्तों, साइंस एंड टेक जो है दोस्तों विभाग, यही तो दोस्तों क्या करेगा, शोध करवाएगा। और शोध किया गया तब दोस्तों लोगों को पता चला नई एनर्जी के बारे में। तो 81 में हुआ था, 82 में हुआ था, 92 में हुआ, 2006 में हुआ। फटाफट दोस्तों आपको क्लास में सारा याद हो गया। बोलो याद हुआ कि नहीं? अच्छे से पढ़ाया जाए तो सब कुछ याद हो सकता है। आगे देखिए, करा एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम। ध्यान से पढ़िए, कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको सब रटा दूंगा। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, जिसे IREP के नाम से जाना जाता है। आपसे कह रहा दोस्तों, ये IREP ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये भी दोस्तों उसी टाइम स्टार्ट हुआ जब लोगों को नई नई एनर्जी के बारे में पता चला। तब दोस्तों एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम भी दोस्तों 1981 में ही आरंभ, 1981 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 1981 में ही दोस्तों यह स्टार्ट किया गया, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम। ठीक है, और बाद में दोस्तों इसमें संशोधन भी हुआ है। ठीक है, बाद में इसमें संशोधन भी हुआ है, लेकिन संशोधन हुआ दोस्तों 2003 और 4 में। ठीक है, 2003-4 में दोस्तों संशोधन किया गया। लेकिन पहली बार जब यह एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, तो यह भी दोस्तों 1981 में स्टार्ट किया गया। खुशी थी ना, आप ऐसे याद रखें, लोगों में खुशी थी नई ऊर्जा को लेकर के, एडिशनल एनर्जी को लेकर के दोस्तों एक खुशी थी, जो अतिरिक्त ऊर्जा है। इस तरह से दोस्तों इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। करा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम दोस्तों ये कब स्टार्ट किया गया? बस नई एनर्जी आई, फिर दोस्तों लगातार मैंने आपसे कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 1981-82। इसी साल दोस्तों ये राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम को भी दोस्तों लागू किया गया। तो सब 81 से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से इन चारों पांचों चीजों को आप याद रखेंगे। एक और इसी के साथ याद रखिए, करा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास, अक्षय ऊर्जा मतलब क्या है? अक्षय का मतलब पहले समझिए, अक्षय। ठीक है, याद रखिए, अक्षय मतलब होता है जो क्षय न हो सके, जो क्षय न हो सके। क्षय मतलब समाप्त, क्षय का मतलब क्या है? जो ऊर्जा समाप्त न हो, उसी को तो हम नवीकरणीय कहते हैं। बताइए, उसी को हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय। तो ये जो ऊर्जा एजेंसी थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1987 में किया गया। क्या किया गया? 1987 में। जबकि दोस्तों आपको मैंने पीछे समझाया है कि जो गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय था, वो मंत्रालय दोस्तों कब बना है? ये बना है 1992 में। उस मंत्रालय से पहले ही अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना हो चुका था। ये आप याद रखेंगे 1987 में। कब हो चुका था? 1987 में। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा जो है अलग हटकर सवाल है। अगला सवाल दे रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को अब जो है किस नाम से जाना जाता है? ये पूछने वाली बात है। ठीक है, अब मतलब कब? 2006 में दोस्तों इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। 2006 में नाम परिवर्तित, ठीक है, ये परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, और क्या रख दिया गया दोस्तों? इसे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का नाम दे दिया गया। ये सवाल भी आप पीछे पढ़ लिए। ठीक है, तो याद रखेगा नवीकरणीय, इसी के साथ दोस्तों याद रखेगा नवीन और नवीकरणीय ऐसे जोड़ दिया गया। थोड़ा सा लंबा नाम इसका, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऐसे पूरा डिटेल में नाम है। छोटे में याद रखना है तो आप नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आपके लिए काफी है। ठीक है, और आगे आइए, करा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत, ठीक है, तहत किस स्थान पर राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, इसकी स्थापना दोस्तों कहां पे हुआ है? भारत में। और किसके तहत? ये जो 2006 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो बना, उसी के द्वारा दोस्तों इसे स्थापित किया गया है। इसे बनाया गया गुड़गांव में। गुड़गांव कहां पड़ता है? हरियाणा में। गुड़गांव को आप गुरुग्राम के नाम से जानते हैं, तो याद रखेगा, पहले तो आप यहां लिख दीजिए गुड़गांव का ही दूसरा नाम क्या हो गया दोस्तों? गुरुग्राम हो गया है।
गुरुग्राम। और गुरुग्राम दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेगा ये आपके हरियाणा में स्थित है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है पूरे भारत का, वो दोस्तों यहीं पर स्थित है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। करा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत कहां पर राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, ठीक है, पवन ऊर्जा, पीछे आपने क्या पढ़ा, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, भूलना नहीं है कुछ भी, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, ये कहां है दोस्तों, मैं सीधा सीधा गुरुग्राम लिख दे रहा हूं, गुरुग्राम हरियाणा। ये कहां स्थित दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। जबकि अभी हमसे पूछ रहा है पवन ऊर्जा, क्या पूछ रहा है दोस्तों, पवन ऊर्जा, सौर नहीं, जो 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 हवा से जो पवन चुक्की वाला, वो दोस्तों है चेन्नई में, तमिलनाडु। कहां पर दोस्तों, ये जो हवा वाला है इसका उत्तर क्या है दोस्तों, ये चेन्नई है। ठीक है, आप ज्यादातर दोस्तों साउथ में ही पवन चक्की पाएंगे। ठीक है, ज्यादातर जो आपको पवन चक्की मिलेगा वो साउथ में, एमपी में, ठीक है, खासकर वहीं ज्यादा मिलेगा। तमिलनाडु में बहुत पवन चक्कियां लगी हुई, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। वहां दोस्तों हवा भी चलती है ना, पहाड़ी हवा बहुत ज्यादा चलती है, उसकी वजह से दोस्तों वहां विंड एनर्जी बहुत जो है पॉपुलर भी है। करा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत अब देखिए फिर से किसके बारे में पूछ रहा है, करा स्वायत्त संस्थान की स्थापना कब किया गया, स्वायत्त संस्थान, तो ये बाद में हुआ है। एक बना है दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह के नाम पर, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह के नाम पर, आप नोट कीजिएगा, पंजाब में बना हुआ है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का भी नाम सुना होगा दोस्तों, स्वर्ण सिंह कमेटी अलग, स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर ही दोस्तों मूल कर्तव्यों को दोस्तों ऐड किया गया था संविधान में। ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय नवीकरणीय, ये नाम इसके आगे जोड़ दीजिए, राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। लोकेशन दोस्तों आपसे पूछ सकता है, तो पंजाब बताइएगा, कहां बताएंगे, इसका लोकेशन कहां है, पंजाब में। पंजाब के अंदर भी दोस्तों आपसे पूछ सकता है कहां पर, तो याद रखेगा पंजाब में एक जगह पड़ता है कपूरथला। ठीक है, एक कपूरथला दोस्तों लखनऊ में ही पड़ता है, वो अलग है, ये पंजाब में कपूरथला है, उसकी बात हो रही है, इसे याद रखेंगे। यहीं पर सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान की स्थापना किया गया है। यह एक स्वायत्त संस्थान है जो कि इसी मंत्रालय के द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया है। करा सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान जो है, करा इसका नाम बदल करके दोस्तों अब क्या कर दिया गया है अब आप परेशान हो जाएंगे कि सर क्या मजाक चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नाम में चेंजेस किया गया, एक शब्द हटाकर उसके जगह नया शब्द जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह के नाम पर बना था, तो ये तो बदलेगा नहीं। ठीक है, और राष्ट्रीय है, नेशनल संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, तो ये भी नहीं बदलेगा। और जो ये नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान है, बस इसी के जगह दोस्तों इसे जैव ऊर्जा संस्थान नाम दे दिया गया। नवीकरणीय की जगह इसे जैव ऊर्जा संस्थान का नाम दे दिया गया है, ये आप ध्यान देंगे। तो पहले इसी को क्या कहा जाता था, सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान, अब इसे कहा जाता है सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बड़ा अच्छा सा सवाल है। ठीक है, और है कहां पे, पहले भी पंजाब के कपूरथला में था, आज भी दोस्तों पंजाब के कपूरथला में है, तो ज्यादा यहां पे चेंजेस नहीं है, बस इतना सा बात आप ध्यान में रखेंगे। आइए कुछ अलग से सवाल पढ़ते हैं। करा मानव द्वारा ज्ञात ऊर्जा स्रोतों में, ठीक है, करा जितनी ऊर्जा स्रोत के बारे में मानव को जानकारी है उनमें सबसे प्राचीन स्रोत दोस्तों किसे माना जाता है, जो मानव द्वारा ज्ञात ऊर्जा स्रोत है उसमें। ठीक है, तो याद रखेगा सबसे प्राचीन स्रोत है दोस्तों सौर ऊर्जा। क्या है दोस्तों, सौर ऊर्जा। ठीक है, सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा है दोस्तों वो सबसे प्राचीन मानी जाती है, क्योंकि ये सबसे पुरानी है। कब की है भाई, जब से पृथ्वी है तब से सूरज है। हम कह रहे हैं पृथ्वी से पहले भी सूरज का अस्तित्व था, पृथ्वी का अस्तित्व तो बाद में आया है ना। कह रहा सौर ऊर्जा को वर्तमान में किन दो माध्यम से दोस्तों प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, कह रहा सौर ऊर्जा को प्राप्त करने का दो माध्यम बताइए जिससे मिल रहा है। तो पहला तो दोस्तों सौर तापीय है। ठीक है, पहला क्या दोस्तों, सौर तापीय। ठीक है, सौर तापीय। ठीक है, वही जो सोलर प्लेट लगा लेते हैं आप छत पे, उससे जो मिलता है। दूसरा है दोस्तों फोटोवोल्टिक, आप भी इसका भी नाम सुना होगा, सौर फोटोवोल्टिक। ठीक है, सौर फोटोवोल्टिक। ठीक है, फोटोवोल्टिक। ठीक है, फोटोवोल्टिक। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये दूसरा माध्यम है। ये दो माध्यम है दोस्तों, ठीक है, जिससे प्राप्त किया जाता है। अरे पहले हम बचपन में पढ़ते नहीं थे सोलर कुकर वाला, ठीक है, उससे खाना पकाने वाली टेक्निक, तो वहां कोई प्लेट नहीं होता था,
ठीक है, लेकिन वो ऊर्जा को केवल कन्वर्ट कर देता था। और यहां भी ये दो टाइप हैं, ये आप मेनली याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। करा जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन का उद्घाटन दोस्तों कब किया गया? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, ठीक है, सोलर मिशन ये संबंधित सिंपल सी बात है, सौर ऊर्जा से संबंधित है। करा इसका उद्घाटन दोस्तों कब किया गया है? तो ये 2010 में इसका उद्घाटन हुआ। कब हुआ दोस्तों? 2010 में। ठीक है, 2010 में दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ। तब भी दोस्तों कांग्रेस की सरकार थी, तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक सोलर मिशन दोस्तों उनके द्वारा चलाया गया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। करा भारतीय सौर ऊर्जा निगम, नाम तो सुना ही होगा इसका, ठीक है, जिसे SECI के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे भारतीय सौर ऊर्जा निगम। करा ये सौर ऊर्जा निगम दोस्तों कब बना? भारतीय सौर ऊर्जा निगम तो ये उसके अगले साल ही बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू वाले के अगले साल ही वो सोलर मिशन था, ये सौर ऊर्जा निगम था, इसे आप याद रखेंगे। और यह सार्वजनिक क्षेत्र को समर्पित एकमात्र इकाई है। ठीक है, याद रखेगा जो निगम है यह सार्वजनिक क्षेत्र, जिसे हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर। यह पब्लिक सेक्टर की एकमात्र दोस्तों यूनिट है, एकमात्र यूनिट है। ठीक है, एक उस समय की एकमात्र यूनिट है। समय के बदलते दोस्तों देर नहीं लगता, हो सकता और यूनिटें आ जाएं। ठीक है, लेकिन यही था सौर ऊर्जा, भारतीय सौर ऊर्जा निगम। यह अकेली यूनिट है जो प्राइवेट, जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रही, प्राइवेट नहीं, पब्लिक सेक्टर में जो काम कर रही है। ये दोस्तों पब्लिक सेक्टर सिंपल सा बात है, गवर्नमेंट का है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए। करा नवंबर 2015, सरकार बदल गई है। नवंबर 2015 में ये केंद्र में दोस्तों बीजेपी की सरकार आ चुकी है। 2014 में सरकार चेंज हो गई थी, तो नवंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा है। सर ये क्या करने के लिए यूनाइटेड नेशन हमें ले जा रहा है? चलिए बताता हूं। करा नवंबर 2015 में यूनाइटेड नेशन के पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत की पहल पर सौर ऊर्जा से जुड़े किस वैश्विक संगठन की दोस्तों घोषणा की गई? भारत ने पहल किया, एक नया वैश्विक संगठन की स्थापना किया गया। हमारे हरियाणा के गुड़गांव में ही दोस्तों इसका हेडक्वार्टर भी बनाया गया। एक तरह का इंटरनेशनल है, जिसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। क्या बना? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आता है दोस्तों, जिसे हम ISA भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो और सवाल आपको बताता हूं कि इससे अटैच कौन कौन से देश हैं। कह रहा अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें शामिल होने वाला सबसे नया देश कौन सा है? 119वां देश इसमें अभी शामिल हुआ है, उसका नाम है दोस्तों माल्टा। कौन सा देश है? माल्टा 2024 में दोस्तों माल्टा शामिल हुआ था, ये आप याद रखेंगे। और माल्टा की राजधानी दोस्तों कहां है? माल्टा की राजधानी कहां है दोस्तों? याद रखेगा, इसकी राजधानी है वैलेटा। क्या है? माल्टा की राजधानी वैलेटा है। और यह यूरोप का देश है। कहां का है दोस्तों? यह यूरोप का एक छोटा सा देश है, वो मेंबर बना। और ISA का मेंबर बनने वाला यह 119वां देश है। इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों भारत में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अलग पेन से लिख दे रहा हूं। इसका जो HQ है, ये कहां है दोस्तों? ये गुरुग्राम में ही स्थित है, हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में ही दोस्तों इसका हेडक्वार्टर भी बना हुआ है, क्योंकि भारत की पहल पर ही दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया था। इस वजह से दोस्तों ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिका भी दोस्तों इसका मेंबर बना था, वो 101 नंबर का सदस्य देश बना था। अब तो 119 देश इसके मेंबर हो चुके हैं ISA के, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत के पहल पर ही इस ISA की स्थापना किया गया था। फ्रांस के जो उस समय थे प्रमुख, उन्होंने दोस्तों बहुत सहयोग दिया था, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी, और उन्हीं दोनों लोग के सहयोग से दोस्तों इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आप आइए, आपको मैं बार बार विश्वास दिलाते आया हूं कि आप एक बार हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ एक बार पढ़ना शुरू कीजिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। मैं सिर्फ विश्वास ही दिला सकता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप केवल इतना सोचिए, जो इंसान मुफ्त में इतना अच्छा पढ़ाता होगा, वो अपने पेड कोर्स के लिए कितना रिसर्च करता होगा। देखिए, पढ़ाना एक अलग विषय है और समझा कर पढ़ाना एक अलग विषय है। जब आप कहीं बैच ज्वाइन करते हैं, हो सकता है वो बैच सस्ता हो सकता है उस बैच में बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया, लेकिन जो उन लोगों ने पढ़ाया वो आपके कितना समझ में आ रहा है या कितना शोध करके पढ़ाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले 4-5 सालों में दोस्तों अपनी कोचिंग की बहुत ऊंचाई पर ले गया और बहुत छोटे स्तर पर आया और बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। जब मैंने टीचरों की एक फौज तैयार किया ना, तो फौज तो अच्छी थी,
लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि जो अध्यापक होते हैं उन्हें कभी अध्यापन करने का मौका ही नहीं मिलता है। जैसे मैं किसी बड़ी कोचिंग की बात कर दूं, अब जैसे मान लीजिए मैं अभी अपने यहाँ काम कर रहा हूँ, अगर मैं किसी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन करूँ, ठीक है, तो अलग बात है कि वहाँ मुझे एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा, बढ़िया, ठीक है, एक अच्छी सैलरी पे मैं अपॉइंट हो जाऊँगा। लेकिन जो हमारी ड्यूटी होती है ना 10 से 12 घंटे की, उस ड्यूटी में दोस्तों हमें पूरी सर्विस वहाँ, भाई कोई पैसा देगा तो भाई हमसे सर्विस तो लेगा, सिंपल सी बात है। इसमें भाई कोई हमको लाख रुपया सैलरी अगर दे रहा है तो भाई सिंपल सी बात है हमसे सर्विस भी तो लेगा दिन भर। तो जब हमसे दिन भर सर्विस लेगा तो मैं नई चीज़ें कैसे पढ़ूंगा, मैं शोध कैसे करूंगा। तो आजकल के जो अध्यापक है उनके पास ये समस्या है और इससे उनको निजात भी नहीं मिल सकता। 10-12 घंटा पढ़ाने के बाद किस अध्यापक के पास हिम्मत है कि फिर वो किसी विषय पर शोध करे। मुझे कहीं से बहुत ऑफर आते, मैंने कहा नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? मुझे पढ़ने का ना लत हो गया, लत। जैसे किसी को शराब का लत लग जाता है, वैसे मुझे पढ़ने का लत लग गया है। तो मैं ना हमेशा शोध करते रहता हूँ, नई नई चीजें पढ़ने का शौक है, बहुत शौक है। तो मुझे लगता है अगर मैं कहीं पढ़ाने चला जाऊंगा, मेरे पास पैसे तो खूब आएंगे लेकिन मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो मैं सोचता हूँ पैसा छोड़ दो, मेरे को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चाहे पैसा आए चाहे मत आए, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है। क्या है ना कि दो चीजें हैं, आत्मसंतुष्टि कहाँ है। किसी की आत्मसंतुष्टि पैसे की तरफ ले जाती है कि यार बंद करो, पढ़ने से क्या फायदा, तो उसकी आत्मसंतुष्टि पैसे की तरफ है। मेरी आत्मसंतुष्टि पैसे की तरफ नहीं है। भगवान की कृपा से मैं बहुत संतुष्ट व्यक्ति हूँ, बहुत संतुष्ट, ठीक है। मैं जितनी मिनिमम में गुजारा कर सकता हूँ ना, कोई अध्यापक कोई नहीं कर सकता। मैं जीरो पे भी रह सकता हूँ, जीरो पे एकदम मिनिमम खाना, मिनिमम सब रह सकता है, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। मेरी आदत है, स्वभाव है। तो जब मैं कुछ पढ़ता हूं तो पढ़कर, यार एक बताओ, एक टीचर पढ़कर अपने अंदर की बात कहां निकालेगा, किसे जाहिर करेगा? हाँ, तो मैं अपने पेड बैच में जाहिर करता हूं कि देखो आज मैं ये सीखा, ये पढ़ा, ये लो तुम भी जानो। आप तो नहीं करोगे उतना मेहनत, क्योंकि मेरे को मैं मतलब समझ लो कि एकदम आदत सी हो गई है शोध करने की। तो मेरे साथ जो 2-4 लोग काम करते हैं मेरे ऑफिस के, वो लोग भी परेशान रहते हैं, सर आप इतना शोध क्यों करते हैं? उनको कैसे समझाऊं? सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि वो होती नहीं है। अगर मैं शोध ना करूं और ऐसे ही खड़ा होकर कोई विषय पढ़ा दूं, मेरी इच्छा ही नहीं होती है। तो उससे अच्छा मैं सोचता हूं कि ना पढ़ाऊं। अगर मेरा शोध कंप्लीट नहीं होता, मैं बैच को रोक देता हूं। कई बार बच्चे बहुत नाराज हो जाते फोन करके, उल्टा सीधा बोलने लगते, सर आप बोले थे क्लास पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाए। भैया बोले थे क्लास पढ़ाएं तो रोबोट की तरह कहो चोरी करके कहीं से कुछ भी पढ़ के पढ़ा दे, ऐसे थोड़े होता है भाई। जब तक उन चीजों को मैं अपने अंदर शामिल नहीं करता तब तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं। अब मैं अपने अंदर का एक एक कंफ्यूजन खत्म कर देता हूं ताकि आपके अंदर कोई नया कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपको सिर्फ डेमो क्लास तक बुला रहा हूं। आप एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ओपन कर लो, एक बार डेमो देखो। उस डेमो को देखने से आपको एक ज्ञात होगा कि नितिन सर जो बोल रहे हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर मैं किसी विषय पर शोध करूंगा तो कुछ नया जरूर मिलेगा। आप मान रहे हो ना? नया मिलेगा तो मैंने नया पढ़ाया भी होगा। तो बस खाली आपको चेक करना है डेमो क्लास में कि हमको कुछ नया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नितिन सर की सारी बातें वही है जो और लोग भी पढ़ाते हैं, फिर तो ये सब भौकाल बना रहे हैं। और अगर कुछ नया मिल रहा है तो इसका मतलब बंदा शोध करता होगा। इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं बहुत कठिन बात नहीं बता रहा हूं। तो आप आइए, भरोसा कीजिए, आइए। बहुत महंगा बैच नहीं है, बहुत कम प्राइस में दोस्तों मैंने बैच लॉन्च किया है। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, तैयारी आपकी बेहतरीन होगी। बस मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार आप सभी का, और जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।